नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। अहमदाबाद में बोइंग 787 हादसे के बाद कई सवाल उठने लगे। पूछा जा रहा है कि बोइंग की मुनाफाखोरी महत्वपूर्ण है या जनता की जान। सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्रैश के पीछे डीजीसीए और एफएए के बीच निगरानी का अभाव तो नहीं रहा, या फिर किसी स्तर पर लापरवाही तो नहीं हुई? बोइंग के लगातार हादसों के बावजूद सरकार क्यों नहीं जाग रही है? बोइंग के 6000 से ज़्यादा हादसे हो चुके हैं, फिर भी उसके बनाए विमानों की उड़ानों की इजाज़त क्यों दी जा रही है? कहीं भारत बोइंग जैसी विदेशी कंपनी का डंपिंग ग्राउंड तो नहीं बन गया है, जो विमान दूसरे देश रिजेक्ट कर देते हैं? कहीं भारत में बोइंग वही विमान तो नहीं भेज रहा? डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन केवल नाम की एजेंसी बनकर तो नहीं रह गई है, या फिर ये कुछ काम भी करती है? ये भी पूछा जा रहा है कि बोइंग कंपनी को सरकारी छूट कब तक मिलती रहेगी? नागरिक उड्डयन मंत्रालय यात्रियों की सुरक्षा का भरोसा भी धीरे धीरे हादसों के कारण खोता जा रहा है। हाल के दिनों में भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय काफ़ी तेजी से बढ़ा और ऐसे मामलों में जो देखिए सोवेटाइज का भी एंगल देखा जा रहा है और विमान करीब 650 फीट की ऊंचाई तक गया। अगर इसकी एयर टरबाइन फ्यूल की जो पाइप बंद कर दी जाए तो विमान उतनी ही ऊंचाई तक जा सकता है। हो सकता है कि ग्राउंड स्टाफ में किसी ने कुछ गड़बड़ी की हो। हालांकि यह पायलट के सामने पैनल पर दिख जाता है, लेकिन कई सारे सवाल बोइंग को लेकर हैं। क्या बोइंग की मुनाफाखोरी जनता की जान पर भारी पड़ रही है? डीजीसीए और एफएए की तरफ से निगरानी का अभाव है या लापरवाही है? और बोइंग के लगातार हादसों के बावजूद क्यों नहीं जाग रही है सरकार? बोइंग के 6000 से ज़्यादा हादसे पर भी उड़ानों की इजाज़त क्यों है? भारत बोइंग जैसी विदेशी कंपनियों का डंपिंग ग्राउंड तो नहीं बन गया है? और क्या लोगों का नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर से भरोसा उठ रहा है? कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। और बोइंग को लेकर देखिए चूंकि सवाल उठ रहे हैं, बोइंग का इतिहास जो है वो दागदार रहा है और अब पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। प्लेन क्रैश को लेकर बोइंग का इतिहास काफ़ी दागदार रहा है और ये भी हम आपको जानकारी देते हैं कि 2024 में देखिए दक्षिण कोरिया में बोइंग का विमान क्रैश हुआ था। इस हादसे में 180 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसके साथ ही इस 2018 के विमान हादसे में 189 लोग और 2019 विमान हादसे में 157 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यानी कुल मिलाकर ये कि बोइंग का जो इतिहास है वो पाक साफ नहीं है, उस पर बहुत सारी छींटें हैं, बहुत सारे दाग हैं। बावजूद इसके बोइंग लगातार भारत के साथ अपने इस व्यवस्था को सुनिश्चित किए हुए है और भारत सरकार इसको लेकर अब क्या कदम उठाएगी, मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। शिवान श्रीवास्तव, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। शिवान भाई, बहुत स्वागत। और कमांडर भूषण दीवान जी, रिटायर्ड एविएशन एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। भूषण सर का बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, उनका बहुत स्वागत। मुन्ना खान, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। भूषण दीवान सर, मैं सबसे पहले आप ही से ये समझना चाहूँगा, ऐसी क्या मजबूरी है कि बोइंग का जो इतिहास है वो दागदार रहा है, बावजूद इसके हम लगातार उस पर भरोसा कर रहे हैं? सुनील जी, आप देखें, मोनोपोली है बोइंग की। जी सर। दो ही बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। एक है बोइंग, दूसरा एयरबस। मोनोपोली की वजह से कुछ भी करते रहते हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं। अब 140 करोड़ आबादी का देश हमारा, अभी टाइम है कि हमने खुद का करना है। पीछे की इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, मैं उसको टाल नहीं रहा हूं, बस सवाल ये है, यहां तक भी देखा गया है कि इंडिया को सप्लाई हो रहा है, थर्ड वर्ल्ड को सप्लाई हो रहा है, तो इनकी जरा केयरलेस हो जाते हैं। आपने वीडियो देखी होगी, इन्वेस्टिगेशन की गई, जिन लोगों ने विसल ब्लोअर जो होते हैं एम्प्लॉइज, क्वालिटी वाले या दूसरे जो भी, उन्होंने बोला है, तो उन्होंने बोला, क्या कर रहे हो भाई? नहीं नहीं, ये तो इंडिया जाएगा। यहां तक बातें आई हैं। अब कितनी कुकड अप स्टोरी है, कितनी रियल है, इतनी इन्वेस्टिगेशन बताएंगी। पर लबोलबाब ये है, क्योंकि इनकी मोनोपोली है, और कहाँ जाएगा आदमी खरीदने को? जो भी काम कर रहे हैं, अब तो ये उसको हमें सहना पड़ रहा है और हमारी जान माल का नुकसान हो रहा है, तो एकदम इनको बंद भी नहीं हम कर सकते। हम तो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, फ्लाइट एयरक्राफ्ट ट्रेवल सभी की एम्बिशन है, और इतनी आबादी जब बढ़ रही है, इतने एयरपोर्ट बढ़ रहे हैं, ये सब होगा ही।
पर उसके बाद बावजूद मैं आपकी बात से सहमत हूं, होगा, मोनोपोली होगी, पर जहां जहां कोताही बरती जाए, भी पकड़ा जाए, जहां जहां कोताही बरती गई है तो स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। अगर मोनोपोली है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक डिफेक्टिव कार में बैठ जाऊंगा, डिफेक्टिव प्लेन में बैठ जाऊंगा, उसका एक्सीडेंट का रिकॉर्ड है तो मुझे परमिशन मिल जाती। अभी 15 साल के बाद कार का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो सरकार कहती है आप चलाओ ही मत कार को, एक्सीडेंट हो सकता है, पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी है। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं सका काम होता? ये होना ही चाहिए, और ये जी होता नहीं है क्योंकि मतलब अब देखना पड़ेगा। कंपनियां भी चाहती हैं, अरे चलाना है, फ्लाइट बुक है हमारी, क्या ग्राउंड मत करो प्लेन को, जो भी कहानियां हैं ये सब देखनी चाहिए। पर जी इसमें क्या है कि आपकी बात जो कह रहे हैं कि शक की सुई कई जगह जाती है, जी कि ये डीजीसी का भी हो सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन होगी डिटेल में तो निकलेगा। बिल्कुल। अ, शिवान श्रीवास्तव, प्रश्न सरकार पर अब ये उठ रहा है कि भाई जब बोइंग का इतिहास जो है वो पूरा दागदार है, काला चिट्ठा है उसका, फिर हम अपने नागरिकों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? शिवांश भाई अनम्यूट करिए जरा। अभी आवाज आ रही है जी सुनील आ भाई? रही है। हेलो। आ रही भैया, आवाज आ रही है, बोले। अच्छा, ठीक है। मैं इसमें दो तीन तथ्य रखना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि सर ने बताया, कमांडर भूपेंद्र जी ने, कि दो ही एविएशन सेक्टर में बड़े प्लेन मैन्युफैक्चरर हैं, एक बोइंग और एक एयरबस। और यही दोनों जो कंपनीज हैं, यही सारे दुनिया भर के विमान बनाती हैं। हम्म और अगर मैं बोलूं कि एयरबस बिल्कुल सुरक्षित है या बोइंग बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। एयरबस में, हाँ, बोइंग में घटनाएं ज्यादा देखी गई हैं। पिछले साल का, अगर मैं पिछले साल तक का डेटा बताऊं, तो कुछ 550 विमान इनके क्रैश किए हैं। और एयरबस की भी ये संख्या 200 है, यानी हम्म 50-50 के रेशियो में ये दोनों है। हम्म वजह ये उठती है कि इस पे हम क्या कर सकते हैं। हम्म देखिए, पूर्व में भी जितने इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, कोई लैंडिंग अपना स्किप कर गया, अपना एरिया पे स्किप कर गया, या हम्म पैसेंजर्स कंफर्ट को लेके लगातार मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस पे इम्प्रूवमेंट्स कर रही है। हम्म हमने पास में देखा है कैसे एयर सेवा, इस टाइप से निजी यात्रा, इन सब टाइप के चीजों को लाया गया है। हम्म और यहाँ तक रही बात सुरक्षा की, पैसेंजर्स कंफर्ट की या सेफ्टी की, तो उसके अपने गाइडलाइंस होते हैं। अभी इंक्वायरी सेटअप हुई है। कुछ तथ्य आ रहे थे कि जैसे फ्यूल कंपाउंड नहीं है, कुछ आ रहे थे कि गलत जानकारी थी, यहाँ तक तो आज एक ये भी आ रहा था कि कुछ उनके सिस्टम के साथ हैक किया गया। हम्म। बट बड़ा ही संवेदनशील विषय है। इस पे अभी मुझे लगता है, क्योंकि जब इसकी इंक्वायरी होगी तो एक बहुत ही प्रोटोकॉल के तहत और बड़ी ही पुख्ता इसमें इंक्वायरी होती है, क्योंकि इसमें शिवांश जो भाई ब्लैक सवाल बॉक्स ये होता है, उठ रहा ब्लैक बॉक्स। है, शिवांश भाई सवाल ये उठ रहा है कि क्या हम डिफेक्टिव माल लेते रहें? वो कंपनी बनाती है, उसको इजाजत नहीं है, नहीं, डिफेक्टिव हैं? नहीं, तो हम डिफेक्टेड कुछ भी कूड़ा डिफेक्टिव उठा माल लें? की बात नहीं है। कई हम्म बार एयर इंडिया ने, अगर जब एयर इंडिया जब सरकार के पास थी, जब तक ये टाटा आउटसोर्स नहीं हुई थी, उस समय पे अगर आप देखेंगे तो हमने कुछ 50-60 नए विमान बिल्कुल नए खरीदे थे, इसी की फ्लीट में ऐड हुए थे। हम्म इसी के साथ साथ इंडिगो में भी अगर हम बात करें, क्योंकि प्राइवेट है, बट ये उनकी स्वेच्छा है, वो कहाँ से ले रहे हैं। बट हाँ, निगरानी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डिफेक्टिव प्लेन नहीं लिया गया है। जी और क्योंकि उसका भी कुछ पैरामीटर्स होता है जिसमें जांचा जाता है। और नए विमान भी बहुत सारे खरीदे गए हैं। पहले हम्म यही होता था कि हम, इंडिया वाज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द डिफेक्टिव, जो कहीं से रिजेक्ट हो रहा होता था, कहीं पे आउट ऑफ सर्विस किया जा रहा था, वहां से हम खरीदते थे। मगर अभी आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो इंडिया ने खुद बहुत बड़ी संख्या में, ये एक न्यूज भी चली थी आपके यहाँ भी, चली थी, इस पे मैं भी आया था। उसमें भी यही था कि विमान बहुत सारे इन्होंने खरीदे हैं इंडिया ने। तो हम्म भारत धीरे धीरे इसमें वेट कर रहा है। और आप ये देखिए कि बहुत ये जो क्रैश वाला मामला है, ये पहले के मुकाबले बहुत कम हुआ है। बट हाँ, नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ, हम्म। कैसे हुआ, एक बार एक डीजीसीए की रिपोर्ट रिपोर्ट में आ पाया जाए, गया एक है कि बार इस पे जो बोइंग इंक्वायरी है। विमान जो है वो दुनिया भर में 6000 दुर्घटनाओं का कलंक लेके घूम रहा है। 415 से ज्यादा ऐसी दुर्घटनाएं जिसमें 9000 लोगों की जान गई है भाई साहब। नहीं, 415 नहीं, 500 है वो संख्या, 500 520 के आसपास है वो संख्या। बट अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे तो हम एयरबस पे जाएंगे। एयरबस भी 200 प्लेन विमान, उनकी भी दुर्घटना हो चुके हैं। तो हम्म इस पे मुद्दा ये है कि विमान चलने से पहले उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के चेक कहाँ पे लैप्स हुआ, हम्म क्या ये लैप्स कोई
जानबूझ के किया गया है, क्या ये लैप्स किसी चेक फॉल्ट का हिस्सा है? ठीक है, इसके ऊपर एक बार जांच होनी चाहिए, ठीक है, उसके विश्वनाथ ऊपर आए, मिश्रा क्योंकि जी आपके बहुत सी पास आ रहा हूँ स्टोरीज चल रही है, स्टोरीज पे नहीं जाना चाहिए जी। ऐसे विषयों पे। बहुत स्वागत सर आपका। बोइंग पर सवाल उठ रहा है सर, माना जा रहा है कि डीजीसीए और एफएफए का कुछ तो सांठगांठ है बोइंग के साथ, इसलिए गंभीरता नहीं दिख रही। आप क्या मानते हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? सुनील जी देखिए, कुछ बहुत बेसिक सवालात हैं जी। पिछली सरकार के दौरान, जब पिछली सरकार ने ढेर सारे मुझे लगता है शायद 100 के 111 एयरक्राफ्ट खरीदे थे बोइंग के, जो अभी जिन पर सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। इसकी सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर बहुत चर्चा हुई थी, बहुत विषय उठे थे कि देखिए एविएशन सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। 4 व्हीलर है, कार है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आई, कोई स्नैग आया, आपने रोड पर खड़ा कर दिया, समस्या खत्म। यहाँ पर क्या है कि एंटायर क्रू इंक्लूडिंग ऑल द पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, वो सब, किसी के बचने के कोई चांस नहीं होते। तो यहाँ पर आपको जीरो रिस्क लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा सवाल, अब जो इसका सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, इसका मेंटेनेंस का इशू है, जो बहुत बड़ा इशू था। ये एयरक्राफ्ट जो आया था वो दिल्ली से उड़कर आया, कोई समस्या नहीं। 2 घंटे में कौन सा सिक्योरिटी चेक हुआ? सिक्योरिटी चेक के बाद, उसके बाद जैसे ही टेक ऑफ करता है, जैसे ही टेक ऑफ करता है उसके बाद वो क्रैश कर जाता है। क्या है ऐसा? आप क्या मतलब, बहुत बुनियादी चीजें हैं जिन पर बहुत गंभीरता से और बहुत तेजी के साथ एक्शन होना चाहिए था, मुझे लग रहा नहीं हुआ है। बोइंग के इश्यूज तो आज के नहीं, 111 मतलब करीब 11 साल पुराने हैं। जब 100+ प्लेन्स खरीदे गए थे, उस पर, उसकी इश्यूज पर, उसके स्पेसिफिकेशंस पे सवाल उठे थे। उसके बाद वो सब घटनाक्रम हुए थे। उसके बाद आज भी वो समस्या 10 की 10 बरकरार है, उतनी सख्ती नहीं की गई। मुझे लगता है आम जनता की जो जान है उस पर, उसको बहुत हल्के में लिया जा रहा है। चाहे जो भी एजेंसीज हों, अभी टर्किश कंपनी को इसकी मेंटेनेंस का, इन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस का काम टर्किश कंपनी को दिया गया था। हाँ। बीते दिनों जब भारत और पाकिस्तान का समस्या शुरू हुई, टर्की ने, मैं आऊंगा सर, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, और बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे चाहूंगा। इस बीच चूंकि पॉलिटिकल लीडरशिप का भी महत्वपूर्ण हो जाता है बयान, मैं मुन्ना खान जी के पास चलूंगा, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। मुन्ना खान साहब, बहुत स्वागत आपका। मुन्ना खान जी, ये बोइंग से इतना मामला क्लोज क्यों है? एक और है, दूसरा बता रहे हैं एयरबस, कभी उसको ट्राई नहीं किया? बोले चलो बोइंग से ही बोझा ढुकाओ। नहीं, एयरबस आधे बोइंग है, आधे एयरबस है सुनील भाई। एयरबस भी है अपने पूरा फ्लीट। मुन्ना खान जी, आप लोग भी विवाद में रहे आपकी सरकार के समय में, जब ये बोइंग से जब डील हुई आपकी, क्या है ये मामला? पहले बात तो सुनील जी, आपको नमस्कार, और काफी लगभग 17-18 महीने के बाद मुलाकात हो रही है। जी भैया। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर कांग्रेस सरकार की बात होगी तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। हाँ। कांग्रेस वाली बात भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में जिम्मेवारी ली जाती थी, जिम्मेवारी के साथ कहा जाता था और जिम्मेवारी के साथ इस्तीफा दिया जाता था। कई बार उसके कर्मचारी ने कहा कि ये उड़ान भरने के काबिल नहीं है, उसके बाद भी इस पर उड़ान भरा गया। उस देश में, जिस देश में 10 साल के बाद डीजल कार को बंद कर दिया जाता है, वही 11 साल के बाद उन विमानों को भी उड़ाया जाता है। ये वही देश है जी। ये वही देश है कि अगर ट्रेन दुर्घटना हो जाए तो रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते। अगर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते। इस्तीफा का दौर ही समाप्त हो गया भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। अब जिम्मेवारी किस बात की? इंक्लूडिंग ऑल पार्टी ना, इंक्लूडिंग ऑल पार्टी ना मुन्ना खान जी? नहीं, इंक्लूडिंग ऑल पार्टी नहीं। कांग्रेस का इतिहास उठा करके देखें, हादसे के जस्ट बाद मीटिंग होती थी, जिम्मेवारी दी जाती थी कि आप जिम्मेवार हो। आप बताओ कि हादसा कैसे हुआ जी।
आप फौरन इस्तीफा दो। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कहाँ इस्तीफा है? ये तो कहते हैं ये काम तो भगवान भरोसे होगा। अगर भगवान भरोसे ही चल रहा है ये मामला तो बंद कर दीजिए। क्यों है मंत्रालय? अगर जिम्मेवारी नहीं ली जाती, अगर देख रेख नहीं होता तो किस काम के है मंत्रालय, किस काम के है मंत्री? विपक्ष के नाते आपकी मांग क्या है? कह देने क्या केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए तत्काल, ये मांग करती है कांग्रेस? बिल्कुल से जिम्मेवारी के साथ उसे इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ये इस्तीफा नहीं दे सकते क्योंकि ये बैसाखी की सरकार है। आप बताइए, उड्डयन मंत्री के खिलाफ गृह मंत्री ने एक शब्द भी जैसे चू बोला हो, बोला है क्या? नहीं बोला ना, बोल ही नहीं सकते। इस देश में अब तो ये चल रहा है कि सरकार बची रहे, जिसे जो मन चाहे वो करे। ठीक, बस सरकार भाई बचनी शिवान चाहिए। श्रीवास्तव, मामला पहुंच गया आपके एविएशन मिनिस्टर के इस्तीफे पर। देखिए सुनील भाई, सही बात है, कांग्रेस वाली बात बीजेपी में नहीं है। कांग्रेस में कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ठीक है, और ना ही उनमें कैपेबिलिटी थी। तभी जनता ने उन्हें बाहर बिठा दिया है, बाहर ही बैठे रहेंगे। मौका वारदात पे जहाँ पे ये दुखद हादसा हुआ, 24 घंटे से भी कम समय में देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री वहां खड़े थे। वो खुद साइट पे थे, उसका मुआयना कर रहे थे। उसके बाद जो भी अथॉरिटीज है उनके साथ उन्होंने मीटिंग भी की। आज के पहले बता दीजिए कब ऐसा हुआ? रेलवे दुर्घटना की बात करते हैं, इस्तीफे से सोल्यूशन निकल आता है क्या? इस्तीफा तो उनका लिया जाता है नाकारों का जो हादसों के बाद भी अपने घरों में बैठे रहते हैं, जो कांग्रेस करती थी। ठीक है, बता दीजिए राहुल गांधी की क्या संवेदना है इस पे? प्रधानमंत्री वहां थे, रेलवे का जब हादसा हुआ था तो रेलवे मंत्री वहां थे। खड़गे जी जा रहे हैं आज। उसमें भी पता चला कि आप सुनील भाई, कुछ मेरा और आपका दायित्व, यदि हम उसमें कहीं चूकते हैं तो उस पर इंक्वायरी होगी, बिल्कुल होगी। और जैसा कि आपने बताया कि हमारे यहाँ बोइंग का है, बोइंग का भी विमान, एयरबस के भी विमान है, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। और आपने देखा है कि इस कहीं पे भी चलकर अगर रनवे भी स्लिप कर जा रहा है तो हम उसको ग्राउंड ऑफ ग्राउंड कर दे रहे हैं विमानों को, ठीक है। बट ये मैं फिर बोलूंगा, इस विषय पे राजनीतिकरण नहीं। शिवान भाई, तो इन्होंने बोला एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट बना रहे हो, एविएशन मिनिस्टर प्रधानमंत्री स्वयं एयरपोर्ट बना रहे हो, अच्छी बात है। आप हर शहर को खड़े कनेक्टिविटी से जोड़ना चाहते हो, एयर कनेक्टिविटी से, लेकिन उसके लिए नागरिकों की जीवन की सुरक्षा का क्या भरोसा, कैसे? क्योंकि अब तो भाई साहब इस व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। सुनील भाई, उसमें तो कोई कोताही किसी भी, देखिए, उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी और उनके ईजिबिलिटी के लिए ही बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। पहले यदि आपको याद होगा तो हमें बोर्डिंग पास, आईडी कार्ड, ये सब दिखा के आगे जाना होता था। अभी जैसे मैंने आपको बताया, डिजी यात्रा जैसा माध्यम बना दिया गया है, जिसमें ऑटोमेटिक स्क्रीन से आप जाइए, आपका यदि टिकट स्कैन है तो आप अंदर चले जाए। रही बात सेफ्टी सिक्योरिटी की, उस भाई पे भी अंदर जीरो तो चले टॉलरेंस जाए, है। बाहर भी तो सुरक्षित आए। बट नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। रही बात पहले तो क्या क्या नहीं होता था, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये राजनीति का विषय ही नहीं है, इसमें सुरक्षा का विषय है। ठीक है, जहां मैं भी भूषण चूक सर हुई के हो, पास जाऊंगा। एक चाहे प्रश्न मेरा, एयरलाइन से है, भूषण सर, चाहे वो क्या ग्राउंड भारत स्टाफ से बोइंग है, जैसी उस पे विदेशी जरूर कंपनियों का कार्रवाई डंपिंग ग्राउंड है कि बन गया है क्या? सुनील जी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। जी। मैं एक बताना चाहता हूं, उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पे आप डिफेंस की इक्विपमेंट खरीदते हैं जी। डिफेंस, स्पेस, एविएशन, ये तीनों ऐसे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें सेफ्टी, रिलायबिलिटी, क्वालिटी बहुत हाई रखी जाती है। डिफेंस, एयर और एरोस्पेस और स्पेस। जी। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, वहां भी रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? क्या हम राफेल खरीद रहे हैं या जो कुछ खरीद रहे हैं तो उसमें 25% आपको फॉरेन कंपनी को इंडिया में बनाना पड़ेगा। जी। उसका टेक्निकल वर्ड होता है ऑफसेट। नहीं बनाते, नहीं करते, क्या करेंगे आप? आप उसको बर्खास्त कर देंगे तो आपके पास तो कोई वेपन्स रहेंगे नहीं। जी। अंग्रेजी में कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो ऑप्शन है नहीं दुकान में, बाजार में, तो आपको परफॉर्स लेना पड़ता है। एक चीज। दूसरी चीज पर ये बताएं, 2004 में जो भी एविएशन मिनिस्टर थे, आप नेट खंगाल लीजिए, इतने हाई क्वांटिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, एक्सेस टू द रिक्वायरमेंट, सीबीआई जांच भी हुई थी, खरीदे गए थे। आप समझ सकते हैं, अब एक्सेस टू द रिक्वायरमेंट खरीदे जा रहे हैं, मालूम नहीं क्यों खरीदे जा रहे हैं। जब इससे एक सुई, नीडल ऑफ सस्पिशन पहुंचती है। जब एक्सेस आप खरीदेंगे तो मतलब एयरक्राफ्ट की जरूरत हो ना हो, डील्स होनी चाहिए, डील्स होनी चाहिए, ये काम हो रहा है। जब डील्स होनी चाहिए तो उसमें कचरा भी आ सकता है, तो उसके भी पीछे अपने को जाना चाहिए। आप देखिए, उठा के देख लीजिए,
वो क्या है, कौन थे, और इतने एक्सेस खरीद लिए एयरक्राफ्ट, क्योंकि हमको तो एयरक्राफ्ट खरीदने नहीं है, आने दो, ऑर्डर दे दो, ट्रांजेक्शन हो जाए। तो कई पहलू इसके अंदर हैं। पर अभी जो बात सवाल ये है कि अभी एक बात और बताऊं मैं आपको जी, ये देखिए, बोइंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, पर एक बात और भी देखें आप। अब गडकरी साहब हमारे हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, क्या कहते हैं, हमने कई ऐसी जगह पकड़ी हैं, मैं कार की, 4 व्हीलर की बता रहा हूं, कई ऐसी जगह पकड़ी हैं जो एक्सीडेंट प्रोन है, रोड का बता रहा हूं आपको। पता है जो मैंगलोर एयरपोर्ट है बड़ा एक्सीडेंट प्रोन था, जिस टाइप से उसकी था, एयरपोर्ट बना हुआ था, और अटैक बहुत उसमें हादसे हो जाते थे। अभी आप नोट करें, अहमदाबाद जो एरोड्रम है, एयरफील्ड है, बहुत क्राउडेड एरिया में है। जी, अब इस चीज में अभी देख क्या हुआ है, क्या अच्छा, क्या स्पेस में, डिफेंस में, एयरक्राफ्ट में हमेशा क्या होता है कि स्टैंड बाय सिस्टम्स होते हैं, डुप्लीकेट सिस्टम होते हैं, ताकि एक चीज फेल हो जाए तो दूसरी काम आए। जी, अभी इसमें आप देखिए, अभी ये प्लेन निकला है और मतलब 600 फीट हाइट पकड़ी है इसने, और उसी में हादसा हो गया है। क्यों? नहीं तो हर जो अंडर कैरेज है, जो व्हील्स हैं, वो रिट्रैक्ट नहीं हुए हैं, और जब पावर लूज हो गया, समझो आप, ओपन ग्राउंड में होता, नवी मुंबई में एयरपोर्ट बन रहा है, खुला एरिया है, नवी मुंबई, मुंबई के नहीं कह रहा हूं, नवी मुंबई ओपन बन रहा, तो क्या है, वो प्लेन जो है वो ग्लाइडर की तरह ग्लाइड करके ओपन फील्ड में लैंड कर जाएगा। जी, इतना क्राउडेड एरिया है कि बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल में घुस गया वो। जी, तो ये आप अभी जब हमारे न्यू एयरपोर्ट बिल्कुल, ये भी ध्यान रखना होगा, और इसीलिए शायद हो सकता है कि सरकार, शिवांश बताएंगे कि बड़े फलक पर काम कर रही है कि अब इस तरह से क्राउडेड एरिया से हटकर हमें दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहिए। विश्वनाथ मिश्रा जी, हम देख रहे हैं एयरपोर्ट को लेकर और हवाई सेवाओं को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जनता इतनी जल्दी यकीन कर पाएगी? क्योंकि भाई यहाँ तो बचने की संभावना ही नहीं। ये बहुत बड़ा झटका है जी, जो बोइंग 787 का हादसा है। ये इतना बड़ा झटका है, विश्वास करिए कि लोग एक लंबे अरसे तक एयरक्राफ्ट में बैठने से घबराएंगे, कांपेंगे, रूह उनकी कांपेगी। ये आम जनता के विश्वास के साथ ये धोखा है। जब ये 111 जो एयरक्राफ्ट अभी क्रैश किया है, ये 111 की फ्लीट का एक हिस्सा था। जब उस समय कांग्रेस रेजीम थी, उस समय ये इनको खरीदा गया था। उसके बाद इस मामले में FIR भी हुई थी। उसके बाद ढेर सारे उस समय रूट्स जो थे, जो प्रॉफिट मेकिंग रूट्स थे, वो प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट फ्लायर एंटिटीज को दे दिए गए थे। और उसके बाद जो है, मतलब एक तरीके से पूरी सरकारी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को किदरकिनार करते हुए किन कारणों से इनको इस तरीके से एन मास खरीदा गया। आपको जरूरत थी 10-5 आप एयरक्राफ्ट खरीद लेते, बाकी चीजों को सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स लेकर के करते। लेकिन अगर जब ऐसा विषय हो जाए कि आपको आम जनता के सुरक्षा इश्यूज की कोई चिंता न रह जाए, कोई मतलब जो न दिख रहे हो ऐसी चीजों का कंसिडरेशन शुरू हो, जिसके कारण आप सरकार को या निजी नीति हित को, एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसको लेकर मुन्ना खान जी आपके पास आ रहा हूं। मुनाफाखोरी का मामला है क्या भाई साहब? बोले डील हो गई, बोले कितने लेने हैं, बोले ले जाओ थोक के भाव, उसमें 10 पीस खराब भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं। ये तो वही मामला हो गया ना फिर, मुन्ना खान जी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि देखिए, वो डील का और मुनाफाखोरी की बात नहीं है, ये लापरवाही का बात है। इतने विमान हादसे जिस तरीके से हुए, 242 लोगों की जो मृत्यु हुई है, ये बहुत ही दुखद घटना है, और भविष्य में ऐसा कभी ना हो, ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं उड्डयन मंत्री को इस बात की देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि देखिए सीधा लापरवाही है। जी, जब कोई एक कर्मचारी एक साल पहले आपको कह रहा है कि इसके अंदर कुछ न कुछ कोई किंतु कोई परंतु है, इसमें उड़ान ना बढ़ी जाए, उसके बाद भी 63-64 उड़ान उड़ गई, 64 बार उसे भेजा गया, वो भी भगवान के भरोसे। और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते कि ये भी तो हो गया भगवान के भरोसे।
ठीक है, विपक्ष को देखना होगा कि विपक्ष ये लापरवाही को लेकर सरकार पर किस तरह से घेराबंदी करता है, लेकिन कई सारे सवाल फिर भी खड़े हुए हैं कि क्या जनता एक बार फिर से भरोसा कर पाएगी इस हादसे के बाद, और क्या आगे इस तरह की कोई भी घटना न घटे उसके लिए क्या कुछ ऐसी चीज़ें और सुनिश्चित होंगी, और जो जांच कमेटियां गठित की गई हैं वो जांच करने के बाद क्या निष्कर्ष निकालेंगी। बोइंग जैसी जो कंपनियां हैं उनके कान टाइट और किए जाएंगे या नहीं, या यूं ही डील वाला खेल वाला मामला चलता रहेगा और जनता की ज़िंदगी हवा में झूलती रहेगी। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए सर, माफ़ी चाहूँगा आगे समय नहीं मेरे पास। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।